इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज के बारे में। एमसीक्यू सीरीज एंड कंटेंट सीरीज वो ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, प्लेलिस्ट में आपको उनका लिंक देखने को मिल जाएगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखिएगा, इस लेसन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको आज की इस वीडियो में सारे डिस्कस किए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज मनी बेनिफिशियल इन ट्रांजैक्शंस। मनी बेनिफिशियल इन ट्रांजैक्शन, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले के समय लोगों के पास जब पैसा नहीं होता था तो लोगों को अपना जो भी उनके पास कमोडिटीज होती थी, जो उनके पास चीज होती थी, उसे एक्सचेंज करना पड़ता था। लेकिन आज के समय ये सारी चीजें क्या होगी, काफी ज्यादा सिंपल होगी। मनी के बेसिस पे आप कोई भी चीज को आराम से ले सकते हो, लेकिन पहले सिमिलैरिटी होना काफी जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डज द use of money make it easier to exchange things? Give an example. देखिए, a person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. आपके पास अगर पैसा है, जो आप चीज चाहते हो तो आप आराम से ले सकते हो। Example, the shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money and then exchange for the money for the wheat. तो यानी कि अगर एक शू मैन्युफैक्चरर को जरूरत है गेहूं की यानी कि वीट की, तो वो पैसा देगा वीट वाले को, उससे वीट ले लेगा, बात खत्म, सिंपल सी। लेकिन पहले बड़ी दिक्कत होती थी, उसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते थे। अभी जो क्वेश्चन आएगा वो बार्टर सिस्टम के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाईलाइट द इनहेरेंट प्रॉब्लम इन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लो, हम बात कर रहे थे, वही क्वेश्चन आ गया। तो बेसिकली इसमें क्या था कि द इनहेरेंट प्रॉब्लम इन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज द बोथ पार्टी हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटीज। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एप्पल है और मुझे जरूरत है मैंगो की, तो मुझे उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास मैंगो है और वो बदले में मैंगो के एप्पल ही चाहता हो जो मेरे पास है। तो हम दोनों के एक तरीके से वो दोनों चीजें अवेलेबल जो हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, दोहरी मांग जिसे होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चेक क्या होता है। तो ये चेक ये वाला नहीं, बैंक वाले चेक की बात करें तो ये भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। आप जाते हो कहीं पर जाते हो तो समटाइम ऐसा होता है ना कि आप चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो वो चेक के थ्रू पेमेंट का मतलब यही होता है कि पर्सन होता है बैंक में जाता है, चेक डिपॉजिट करता है और जो अमाउंट है वो आराम से आपको मिल जाता है। तो ये भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का ही है। ये लीगली भी ना काफी अच्छा रहता है। आप देखोगे ना, कभी आप बड़ी जब चीजें परचेज करते हो, तो जैसे अगर आप कार लेने जा रहे हो, आपसे अमाउंट मांगा जाता है ना, तो चेक के थ्रू ज्यादा मांगा जाता है। बड़ी पेमेंट जो होती है बिजनेस में ज्यादा यूज होता है। व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर पुअर टू गेट लोन फ्रॉम बैंक? पुअर पर्सन के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही नहीं होती है जब वो लोन लेने जाता है, और बैंक को चाहिए सिक्योरिटी। तो वहां पर बात आती है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की, कोलैटरल की, जो कि उसके पास नहीं होता है। कोलैटरल होता है अपनी कुछ चीजें गिरवी रखाना, इन केस अगर आप फ्यूचर में रीपेमेंट नहीं कर पाए तो हम अपना जो लोन का अमाउंट है वो कैसे रिकवर करेंगे। अगर आपकी कोई गिरवी चीज हमारे पास होगी तो हम उसे बेच के रिकवर कर लेंगे। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाई आर मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड डिप्राइव्ड फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। तो ये वही बात आ गई है, क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं होता कोई गिरवी चीज रखने के लिए ताकि वो लोन ले सके, और वो इलिटरेट होते हैं क्योंकि उनको टर्म एंड कंडीशन थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है। साथ ही कैन नॉट फुलफिल द फॉर्मेलिटी ऑफ द फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स, यानी कि वो फॉर्मेलिटी को भी फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए कुछ ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट बी अवेलेबल टू ऑल। तो क्यों भाई क्रेडिट रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है सभी के लिए? लेट्स फाइंड आउट कि एट प्रेजेंट टाइम में इट इज द रिच हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर इज द पुअर हैव टू डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। देखिए, जिनके पास कोलेट्रल है, अच्छे खासे डॉक्यूमेंटेशन उनका प्रॉपर है, तो बैंक्स उनको लोन प्रोवाइड करवा देता है। अमीरों को ही तो ज्यादातर देता है या फिर अपर मिडिल क्लास को, लेकिन जब बात पुअर की आती है तो उनको वो नहीं मिल पाता, इसलिए वो डिपेंड हो जाते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज पे, जो मनी होते हैं, जो साहूकार जमींदार होते हैं ना, जो ब्याज पे पैसा देते हैं। अब उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, क्योंकि ये सारी चीजें ट्रस्ट के बेसिस पे लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन जब बात आती है फॉर्मल सेक्टर की, तो वहां पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कोलैटरल के बेसिस पे ही सारी चीजें दी जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन। थोड़ी बहुत जो इनकी कंडीशन है, जो इनकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, वो पुअर पर्सन के लिए भी
थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि वो भी बैंक से आसानी से लोन ले सके। लेकिन बैंक क्या है, सबको एक ही नज़र से देखता है, उसकी नज़र में अमीर गरीब बाद में आता है, उसके लिए पहले कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है, ईमानदारी वो बाद में देखता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोलेट्रल। तो इतनी देर से हम वही जिक्र कर रहे हैं कि भैया आपके पास है क्या। वो बोलते ना, एक डायलॉग आपने सुना होगा कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तो उसका मतलब वो कोलेट्रल के बारे में बता रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाई इज सुपरविजन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन नेसेसरी। तो बैंक को इन सब फॉर्मल सोर्सेज का फंक्शनिंग क्यों करनी पड़ती है। इसका रीजन है कि बैंक हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग, टू व्हेन दे आर लेंडिंग एंड व्हाट इंटरेस्ट रेट, कि इन्होंने किनको कितना लोन प्रोवाइड करा रखा है और कितने टाइम के लिए दे रखा है, कितना दे रखा है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सारा का सारा उन्हें एक तरीके से आरबीआई को प्रोवाइड करवाना पड़ता है। इसलिए इसकी फंक्शनिंग काफ़ी ज़रूरी होती है फॉर्मल सेक्टर में। गिव एन एग्जांपल टू शो दैट डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट इज नेसेसरी इन अ बार्टर सिस्टम। अगर आपको बार्टर सिस्टम के बारे में नहीं पता तो मैं आपको आसान भाषा में ये समझा सकता हूँ कि पहले के टाइम पे जब लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो लोग वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज किया करते थे। तो बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होती थी जिसे हम कहते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जैसे कि अब हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कवर किया था। मैं वही एग्जांपल दोबारा से लेता हूं कि अगर मुझे ज़रूरत है मैंगो की और मेरे पास एप्पल ही पड़ा है तो मुझे उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास मैंगो है और वो बदले में अपने मैंगो के बदले में एप्पल चाहता हो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो एक्सचेंज के बेसिस पे क्या होगा कि यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है वो एक तरीके से फिट बैठता है। लेकिन आज के समय जैसे मनी आ चुकी है तो अगर मेरे को मैंगो की नीड है तो अब जरूरी नहीं है कि मेरे पास एप्पल होना चाहिए, मेरे पास बस पैसे होने चाहिए, मैं जाऊंगा मैंगो एक तरीके से ले लूंगा, मेरा काम खत्म, मैंने उसको पैसे दिए, क्योंकि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है आज के टाइम पे। तो ये बड़ा सिंपल सा सारी चीजें इसी के बारे में ऑलरेडी बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है बैंक्स आर एफिशिएंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट्स। लेट्स सी। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी। तो बैंक्स क्या करता है, डिमांड डिपॉजिट यानी कि लोगों की जमा को स्वीकार करता है। यानी कि आप बैंक में जाओगे, आप कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उसमें आप पैसे जमा कराओगे तो वो पैसे आपके सिक्योर रहेंगे। इसके बदले बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट भी देगा क्योंकि आप वहां पे अपना पैसा रख रहे हो। उन पैसों का बैंक्स क्या करेगा, आगे चल के लोन प्रोवाइड करा देगा हाई इंटरेस्ट रेट पे। तो उसमें से जैसे अगर उन्होंने 10 रुपए कमाए तो 1 रुपया या कुछ पैसे वो आपको प्रोवाइड कर देगा, बाकी वो उसका मेन अर्निंग का सोर्सेस हो जाएगा। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। तो अगर आप बैंक में चेक डिपॉजिट करते हो तो डायरेक्टली आपको उसका अमाउंट मिल जाता है। इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मींस ऑफ पेमेंट। तो ज्यादातर आप देखते हो ना, फिल करोगे फॉर्म तो वहां पे कभी डीडी भी आपसे लिया जाता है। तो डीडी एक तरीके से बैंक से बन जाता है, डिमांड डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, तो उसके थ्रू आपको समटाइम पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो एक तरीके से एफिशिएंट माना जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टेट 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ द बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के 3 डिसएडवांटेज कौन कौन से थे। सबसे पहला था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। दूसरा था कि पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सेल ओनली व्हाट द अदर विशेस टू बाय, मतलब इंसान वो चीजें ही बेच सकता था जो सामने वाला खरीदे, और सामने वाला तभी ले सकता था जब उसकी नीड हो। इफ बोथ पार्टी डू नॉट एग्री, अगर कोई एक उसमें से एग्री नहीं होता था, द गुड कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो भाई नहीं बिक पाती थी। भाई मुझे अगर मैंगो चाहिए और सामने वाले को एप्पल चाहिए नहीं जो मेरे पास है, तो मैं उसके साथ वो डील ही नहीं कर पाता था। लेकिन आज के समय पैसा फेंक तमाशा देख, मतलब पैसा है तो सब कुछ है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन एनी 3 लोन एक्टिविटी ऑफ द बैंक्स इन इंडिया। सबसे पहले बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। तो यानी कि उसके बाद जो पैसा जमा होता है वो उन पैसों को एक तरीके से लोन प्रोवाइड कराता है। बैंक मेक यूज ऑफ डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। इसके अलावा बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड। यानी कि हम बैंक से ज्यादातर आप देखते हो हाउस लोन हो गया, कार लोन हो गया, एजुकेशन लोन, डिफरेंट टाइम के जो उनके पास लोन्स होते हैं वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो अपना पैसा जमा कराते हैं और बैंक जो होता है, जो बोरोवर होता है, उनको वो प्रोवाइड करवा देता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए
तो बैंक दोनों के लिए ही काम करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि डिपॉजिटर ने जो पैसा जमा कराया क्या बैंक उनसे डायरेक्टली बोरोवर को दे देता है, ऐसा नहीं है। अगर आपको जब भी जरूरत होती है अपने अमाउंट की तो आप इंस्टेंट एक तरीके से विड्रॉल कर सकते हो। तो बैंक्स के पास इतना इनफ मनी होता है कि वो बोरोवर को मनी दे, लेकिन उसके कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं जो उसे बोरोवर को फुलफिल करनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोलेक्ट्रल का होना या फिर डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर होना। इसके अलावा बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन दैट व्हाट इट ऑफर ऑन डिपॉजिट। तो भैया अगर वो लोन दे रहा है तो उसको रीपेमेंट भी लेगा, यानी अगर आपने 1 लाख का लोन लिया 1 साल के लिए तो ऐसे थोड़ी 1 साल बाद आप 1 लाख रुपए बैंक को दोगे, नहीं, बैंक फिर कमाएगा क्या और खाएगा क्या और हमें देगा क्या। तो इसलिए बैंक्स भी आपसे 10%, 12%, जैसे 9 to 15% के समथिंग वो लोन लेता है। जैसे आज के समय आप देखोगे जो हाउस लोन होता है वो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, तो जैसे 15-20 साल के लिए, तो उसमें बैंक्स जितना ज़्यादा EMI बढ़ती है उनको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द वैल्यू विच आर बोरोवर शुड ऑब्जर्व फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ लोन टेकन। अक्सर क्या होता है कि लोग कर्जे में इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि वो अपने लोन अमाउंट को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाते। तो इसके अंदर बताया गया है कि उसे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग ऑफ बोथ द बोरोविंग एंड स्पेंडिंग ऑफ द लोन अमाउंट। देन सेकंड है यूज द लोन फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन बोरोड, फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द क्रेडिट टू डेवलप कॉन्सिक्वेंसेस टू रीपे द लोन ऑन टाइम। तो कुछ इस बेसिस पे वो इन चीज़ों को कर सकता है। बट समटाइम क्या होता है कि हर लोगों की कंडीशन अलग होती है, ये बहुत सारी चीज़ें लोगों को ऑलरेडी पता होती है, बट कभी और सिचुएशन हो जाती है जो उसके अगेंस्ट होती है, इस वजह से वो थोड़ा बहुत गलत कदम ले लेते हैं जिसके वजह से वो एक डेट का शिकार भी हो जाते हैं, मतलब उनके पास कर्जा कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डिपॉजिट विद द बैंक आर बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर एज वेल एज टू द नेशन, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो पैसा जमा करने वाले के लिए जब वो बैंक में पैसा जमा करता है वो भी एक तरीके से बेनिफिट होता है और इसके साथ साथ देश के लिए भी बेनिफिट होता है। वो कैसे होता है उसके बारे में बताओ। तो सबसे पहले डिपॉजिटर की बात करते हैं जिसने बैंक में पैसा जमा कराया। तो बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड पे इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर। अगर सपोज दैट कि अगर आपने FD करवाई है जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, RD करवाई है या आपने एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करा है, तो इन सभी के ऊपर आपको डिफरेंट टाइम के इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पीपल मनी इज सेफ विद द बैंक, और लोगों का जो पैसा होता है बैंक्स में सेफ रहता है, जब चाहे वो इंस्टेंट उन्हें विड्रॉल भी कर सकते हैं। पीपल कैन विड्रॉल द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। देश का कैसे फायदा होता है, बैंक्स यूज मनी ऑफ द डिपॉजिटर टू अफोर्ड लोन्स। तो बैंक्स क्या करता है, एक तरीके से लोन्स प्रोवाइड करवाता है। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो प्राइमरी के लिए हो, सेकेंडरी के लिए हो, टर्शरी के लिए हो, अब तो क्वार्ट्स एंड फिफ्थ भी आ चुकी है। तो ऐसे के अंदर हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें, तो बैंक्स उन्हें ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। बैंक्स क्या करते हैं, एक तरीके से मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन द नीड्स ऑफ दिस फंड, thus it helps the economic development of the nation। सपोज दैट कि अगर मुझे बैंक से पैसों की जरूरत है तो मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन और कोलेट्रल के बेसिस पर लोन ले लिया, मैंने अपना बिजनेस चलाया, मेरा बिजनेस अच्छा चल गया, तो वो बिजनेस का एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होगा और वो देश की GDP में काउंट किया जाएगा, तो उससे देश का फायदा होगा। बैंक्स को मैं अपने टाइम पे रीपेमेंट कर दूंगा तो बैंक्स का फायदा होगा। बैंक्स हमें कुछ एक तरीके से इंटरेस्ट पे कर देगा, जो डिपॉजिटर है जिन्होंने पैसा जमा करा रखा है तो उनका फायदा। तो हर जगह आप देखोगे विन विन सिचुएशन, डिपॉजिटर का भी और देश का भी और साथ ही बैंक्स का तो सबसे ज्यादा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस लेसन के। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, जो कि है SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये पुअर पीपल के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ आपको रीजंस बताने। देखिए क्या होता है, रूरल सेक्टर के अंदर लोगों को लोन नहीं मिल पाता फॉर्मल सेक्टर से, यानी कि जो बैंक्स होते हैं सरकारी बैंक। रीजन इसका मैं बताया हूँ क्योंकि उनके पास कोलेट्रल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, इसलिए वो डिपेंडेंट हो जाते हैं मनी लेंडर से। अब मनी लेंडर जो होते हैं, जो जमींदार होते हैं, साहूकार होते हैं, वो थोड़ा हाई इंटरेस्ट पे देते हैं ट्रस्ट के बेसिस पे विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन और साथ ही कोलेट्रल के बेसिस पे। तो ऐसे में एक इनके लिए मीडिएटर का काम करता है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये कैसे काम करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प इन पूलिंग द सेविंग ऑफ द मेंबर्स हु आर पुअर पीपल। इसके अंदर 15 के आसपास लोग होते हैं, 15-20 के आसपास। मेंबर कैन गेट टाइमली लोन फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, दे कैन लोन एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट पे भी उनको लोन मिल जाता है। इट हेल्प बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो लोन लेने वाला होता है अगर उसके पास ये चीजें नहीं है फिर भी उन्हें मिल जाता है। इस
ग्रुप के थ्रू, इट सेव देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मनी लेंडर, क्योंकि मनी लेंडर्स क्या कहते हैं, हाई इंटरेस्ट लेते हैं, अगर टाइम पे पैसा ना दो तो उन्हें एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं। तो लेकिन SHG में ऐसा में नहीं देखने को मिलता। दिस इंटरेस्ट इनकम बिकम एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मेंबर, तो एक तरीके से उनके लिए भी हेल्प है। तो आप देखोगे दोनों जनों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ये क्वेश्चन जरूर आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में, इवन यहाँ तक कि MCQ में भी। ये थे बच्चों हमारे टॉप 16 क्वेश्चन मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड, होप्स कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुके हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।